अच्छा भाई, तो जो कल हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे। और वो न्यूमेरिकल ये है कि न्यूमेरिकल के सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट। द मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-butadiene has 4 pi electron which are delocalized। delocalized का मतलब है कि जो मूव करते हो ऑन दी होल लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में वो मूव करते हैं, डायग्राम बनाकर हम देखते हैं। कंसीडरिंग दिस molecule as a one-dimensional box, calculate energy which is required to jump the electron from होमो। बेशक आप इसकी स्टेटमेंट अपने पास लिख लें, अगर अभी आपके पास कॉपी पेंसिल है तो अच्छा होगा, या जैसे आपको आसानी हो। द लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल इज 0.56 नैनोमीटर। तो ये पूरा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, जो कल फार्मूला पढ़ा था वो वहां पर अप्लाई करना है, लेकिन कैसे, कुछ ऐसे। तो सॉल्यूशन, यार एक मिनट रुको, जरा इसको ऑफ करूं, भूल जाएं तो हम। ये आपकी स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है, ये व्हाइट बोर्ड? जी जी बिल्कुल हो रहा, शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, द मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-butadiene। डाइईन कोर्स आउटलाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है पोलीईन, यानी कि उसमें कई डबल बॉन्ड हो। पोलीईन का मतलब है ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें कई डबल बॉन्ड हो। वो हम बेंजीन भी ले सकते हैं। बेंजीन में कई डबल बॉन्ड आते हैं। मेरा ख्याल है कोर्स आउटलाइन में उन्होंने बेंजीन लिखा नहीं, उन्होंने पोलीईन का वर्ड यूज किया है। तो 3 डबल बॉन्ड, हाँ जी जी जी। ईन यानी जिसमें कई डबल बॉन्ड हो, तो बेंजीन की एग्जांपल से भी हमको इसको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम इसको 1,3-ब्यूटाडाइईन के एग्जांपल से सॉल्व कर रहे हैं। उससे देखते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो उसका स्ट्रक्चर यूं होता है: CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ये 1,3-ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर है। और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड होता है, जब भी डबल बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड पाई। और एक पाई बॉन्ड, जी जी। और इसमें 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। विच आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब घूम फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आवारागर्दी कर सकते हैं ऑन द होल लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की पूरी लेंथ में। हम इस मॉलिक्यूल को वन डायमेंशनल बॉक्स कंसिडर कर लेते हैं, यानी एक ही डायमेंशन में है। कैलकुलेट एनर्जी, हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और कल हमने एनर्जी का जो फार्मूला पढ़ा था, हमने एनर्जी का फार्मूला हमने डेराइव किया था, इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमको यहाँ पे लगाना है। कैसे?
विच इज रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो टू लोमो। अब होमो लोमो हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या है, बहुत ये एक ऐसी चीज है। ये जरा देखिए, कुछ एनर्जी लेवल हैं। ये एक एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1, ये दूसरा एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 2, ये तीसरा एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3, ये चौथा एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 4। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो एक, अभी हम यहाँ सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही ड्रा करेंगे क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, चौथा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। ये दोनों एनर्जी लेवल खाली रहेंगे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये खाली रहेंगे। अब इस एनर्जी लेवल को हम कहेंगे हाईएस्ट अकोपाइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट अकोपाइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ये वो एनर्जी लेवल है जो हाईएस्ट है और अकोपाइड है। अकोपाइड का मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये खाली नहीं है। अकोपाइड का मतलब कि घिरा हुआ है, यानी जगह खाली नहीं है। और अगर इसको देखें तो ये लोवेस्ट अनअकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। लोवेस्ट यानी ये भी अनअकोपाइड है, ये भी अनअकोपाइड है, लेकिन ये लोवेस्ट अनअकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लोवेस्ट अनअकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी अकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी अकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन ये n इज इक्वल टू 2 वाला ये हाईएस्ट अकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा, यानी कि ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल में बन रहा है उनमें से जहां पर इलेक्ट्रॉन है। इसको और इसको नहीं कंपेयर करना, खाली को खाली के साथ कंपेयर करना है। ये लोवेस्ट अनअकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसे हम बोलते हैं लोमो, लोवेस्ट अनअकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है? ये हाईएस्ट अकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो होमो लोमो की टर्म आपको समझ आ गई। ठीक है, आगे करें, कुछ पूछना है यहाँ से आपने? जी जी समझ गया, यहाँ पे ठीक है। अब होता ये है कि हमने वो एनर्जी की अमाउंट कैलकुलेट, 9-10 के बच्चों को ना हम ये कराते होते हैं, ये तो नहीं कि कराते हैं कि जी एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में गया तो इतनी एनर्जी निकली, वो बच्चे एनर्जी की वैल्यू को याद करने लग जाते हैं। तो वो फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब हो ये रहा है कि ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जंप करके इसको कुछ एनर्जी दी हमने, और ये जंप करके इस एनर्जी लेवल पे चला गया। तो इसको कुछ एनर्जी हमने दी, वो कितनी एनर्जी हमने इसको दी, वो एनर्जी की मिकदार कैलकुलेट करनी है। तो अब डायग्राम ऐसे बनेगी, जैसे पहले बनी है वैसे ही बनेगी। ये एक एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1, ये दूसरा एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 2, ये तीसरा एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3, ये चौथा एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाने के लिए जो एनर्जी की मिकदार चाहिए वो हमको अभी कैलकुलेट करनी है। कैसे? कुछ ऐसे। वी नाउ, ये दूसरा पेज है, वो पहला पेज। वी नाउ E energy is equal to n square h square over at m a square। और जो विड्थ ऑफ बॉक्स है वो हमको सवाल में गिवन है, विड्थ ऑफ बॉक्स वो बराबर है जी 0.56 नैनोमीटर, मतलब 0.56 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अच्छा, आपके पास ना ये कुछ वैल्यूज होती हैं, अगर आप देखें ये कैलकुलेटर आपको वीडियो में नजर आ रहा है, ये वाला कैलकुलेटर? जी जी आ रहा है। ये आपके पास शायद
इस कैलकुलेटर की बैक साइड है, इस पे आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। ये खास कैलकुलेटर होता है, इस पे ना जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये सारी वैल्यूज हमें याद नहीं करनी पड़ती। इस कैलकुलेटर की मदद से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये कैलकुलेटर आपके पास हुआ तो हम वो भी तरीका सीख लेंगे। अच्छा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। फिर है एच, प्लैंक कांस्टेंट। जो प्लैंक कांस्टेंट है एच, ये बराबर है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। तो मैं सब चीज़ें हो गई। अच्छा, अब एन, हमने एन क्या होना चाहिए? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर जाएगा तो N2 और N3, N की हमने ये वाली वैल्यूज लेनी है। N की वैल्यू 2 लेनी है एक बार, और N की वैल्यू 3 लेनी है एक बार। अच्छा, तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा ई बराबर है ई, E2 माइनस हाँ ई, E3 माइनस E2। शाबाश, एक्सीलेंट, वंडरफुल। तो E3 के लिए हम लिख लेते हैं N की वैल्यू, E3 के लिए 3 लिख देते हैं, उसका स्केयर लगा दें। एच स्केयर अभी भले वैसे ही लिख दें, 8m a स्केयर ये वैसे ही लिख दें। और E2 के लिए N की वैल्यू 2 लिख दें, 2 का स्केयर लगा दें, एच स्केयर ओवर 8m a स्केयर। तो 3 का स्केयर हो जाएगा 9 एच स्केयर ओवर 8m a स्केयर माइनस 4 एच स्केयर ओवर 8m a स्केयर। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, एच स्केयर ओवर 8m a स्केयर कॉमन ले लें, तो इधर 9 माइनस 4 बच जाएगा। तो बस काम खत्म हो गया। अब हमको कैलकुलेटर से ज़रा वैल्यूज पुट करनी है। तो इसमें ज़रा पुट करते हैं वैल्यूज। E इज इक्वल टू, एच स्केयर की जगह पे लिखते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 का स्केयर ओवर 8, m की जगह पे लिख दें 9.1 इंटू 10⁻⁻31, a की जगह पे 0.56 इंटू 10⁻⁻9 का स्केयर, और 9 माइनस 4 5। अब मैं ज़रा ऐसे कैलकुलेटर से करता हूँ, अगर आपके पास भी कैलकुलेटर हो तो कर सकते हैं। अच्छा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 का स्केयर, फिर है 5 ओवर 8 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻9 का स्केयर। तो ठीक है, आपके पास है अभी कैलकुलेटर? नहीं सर, ये पहले 6.626 था, ये तो आ गई है value। जी, तो 5 ये n की है ये। सॉरी वो ना आपकी आवाज कट गई कुछ, मुझे वो समझ नहीं आया। शायद आप 5 का कुछ कह रहे हो, कह रहे हैं। आपकी आवाज कट गई तो मुझे वो सुना नहीं। 21
इंटू 0। 5 को क्या हुआ? ये 5 n की वैल्यू है। हाँ, ये जो 5 है ना, ये इस a की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है। ये शायद आपको शो हो रहा हो कुछ। मैं मतलब सिर्फ नंबर तो पढ़ा दो, आपसे नहीं भी जाएगा। मतलब इस तरह करके ना हमने इसकी हाँ जी, कैलकुलेशन करनी है। तो इस कैलकुलेशन से जो हाँ जी, आंसर आता है वो आता है 9.61 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये एनर्जी, इतनी अमाउंट में हमको एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी जब हमें पता चल गई, तो यहीं तक सवाल है। लेकिन सम टाइम हमें ये भी पूछा गया होता है कि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। वेवलेंथ, तो एनर्जी अगर आ जाए तो वेवलेंथ बहुत आसान होता है। डेल्टा ए बराबर होता है एच सी ओवर लेमडा। लेमडा को इधर कर दो तो एच सी ओवर डेल्टा ई। तो एच का 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी की जगह पर 3 इंटू 10⁻8। डेल्टा ई अभी की अभी हमने निकाली है 9.61 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। तो इसको का करने से हमारे पास आंसर आएगा 2.068 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और एक कैलकुलेटर के बगैर ये चीज नहीं होगी। अच्छा, तो ये था इसमें। अगर हम पॉलीइन की बात करें, ये भी किसी हद तक हम इसे पॉलीइन कह सकते हैं, क्योंकि पॉलीइन का मतलब ये है जिसमें डबल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड कई दफा हो। तो हम कोई और भी पॉलीन ले सकते हैं। अगर हम बेंजीन ले लें, देखते हैं कि बेंजीन अगर हम ले लें एज ए पॉलीइन तो क्या बनता है। तो इसमें 6 एटम हैं, तो और सॉरी 1 2, हाँ, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है 6। तो 6 एनर्जी लेवल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और 6 एनर्जी लेवल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। बस एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाएगा, तो इसके हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप ट्राई करना इसके हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट करने का। तो ये न्यूमेरिकल है। फिर एक और टॉपिक है हमारे कोर्स आउटलाइन का, और वो टॉपिक बहुत ही आसान है उन आप जैसे बच्चों के लिए जिनको मैथ अच्छा लगता है। और वो टॉपिक का नाम है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। डेफिनेशन से पहले हम कुछ एग्जांपल से आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन समझ लेते हैं क्या है। मिसाल के तौर पर, बल्कि पहले डेफिनेशन में लिख देता हूँ। कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्ज करें कोई फंक्शन है 4, और इस फंक्शन पे हमने कोई ऑपरेटर अप्लाई किया है। अब हमको पता है ना कि ऑपरेटर क्या होता है, हमने पहले एक क्लास में पढ़ा था कि ऑपरेटर क्या होता है ना। जी जी। तो किसी फंक्शन पे हमने ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो जवाब में जो आंसर आए वही फंक्शन ही आ जाए आंसर में, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे कि ये आइगन फंक्शन है। मसलन मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है e रेज टू पावर x। इसकी हमने डेरिवेटिव लिया इसका। अगर हम e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव लेना तो आंसर भी e रेज टू पावर x ही आता है। तो फंक्शन पे हमने डेरिवेटिव को ऑपरेटर अप्लाई किया, जवाब में वही आंसर आ गया। अगर आंसर और हमारा फंक्शन सेम आ जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? आइगन फंक्शन।
अच्छा, इसे ऐसा करते हैं, यहीं तक कर लेते हैं, कल कंटिन्यू कर लेंगे। आप यूं कीजिए। जी ठीक है सर, एक दफा ना इससे इसको पीछे वाला जो है ना एक दफा वो लेके जाएगी, उसमें सिर्फ एक दो मैंने चीज पूछनी है, सिर्फ 1 मिनट। हाँ ठीक है, वो भी मैं करता हूँ। आप ना ये बेंजीन की एग्जांपल को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पॉलीईन कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है पॉलीईन, तो बेहतरीन पॉलीईन एक बेंजीन है। ईन का मतलब है डबल बॉन्ड, जी जी। और पॉली का मतलब है जिसमें कई डबल बॉन्ड है। तो हमने जो एग्जांपल की है वो भी पॉलीईन है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कई हैं, मतलब कि एक से जायद है। तो ये सर पेज इसमें नंबर। इसमें देखिएगा जरा, जी। ये पूछना था कि नहीं नहीं, आगे 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 आगे। जी। नहीं आगे लेके जाएगा जरा, जी इससे जी। आगे। ये यहाँ पे देखिए जरा, हम्म, दूसरा जो पहरा है उसमें सब ई की जो वैल्यू लिखी, नहीं नहीं पीछे पीछे, इसे पीछे वाला पे। सही है। इसमें जी जी इसमें देखिए सर, ई की जो वैल्यू लिखी हुई है, सबसे पहले 6.62, सबसे ऊपर जी जी सिक्स जी पॉइंट जी। सिक्स टू सिक्स जरा 10⁻−34, ये तो आ गया, एच की जगह पे आ गया। ठीक है। ठीक है, और ये 5 जो है ये कैसे आया, ये थोड़ा सा बता अच्छा, देगा ये। सही सही, ये 5 आया है इस एन स्क्वायर की जगह पे। अब कैसे आया है? ये ऐसे आया है कि हमारे पास एनर्जी का फार्मूला था E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8m ए स्क्वायर। तो हमने एनर्जी एनर्जी लेवल हमने जो चूज करने थे वो E3 और E2 करने थे। तो E3 के लिए मैंने लिख दिया, अब एन स्क्वायर की जगह मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि E3 में जो n की वैल्यू है वो 3 बनती है। तो फार्मूला तो यूं था, तो E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8m ए स्क्वायर। लेकिन जब E3 लिखा तो n की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 3, और ऊपर जी जी। स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। बाकी एच स्क्वायर ओवर 8m ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब ये तो E3 का फार्मूला बन गया। E2 में मैंने ये किया, अब मैंने n की जगह पे क्या लिखना है, क्योंकि E2 का मतलब है n की जगह पे 2, तो n की जगह पे 2 लिख दिया, एच स्क्वायर। अच्छा अच्छा, समझ आ गई, समझ आ गई, ये जो नीचे वाला हमने निकाला नीचे वैल्यू, हाँ जी। तो इसकी यहाँ जगह पे आपने पुट किया है। E3 में n3 पुट किया है, और E2 में n2 पुट किया है। फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 लिख दिया है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिख दिया है। ये 9 मैं माइनस ये हाँ 4। जी, समझ आ गई, इसकी समझ आ गई बिल्कुल। मैंने समझा शायद ये सबसे पहली जो वैल्यू ना उसमें आपने पुट किया कुछ, सबसे ऊपर जो पहली जो वैल्यू लिखी हुई है, सही जो सही। आपने ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस। समझ गया, ये जो नीचे आपने एलसीएम लिया ना, जी जी इसमें आपने 9-4 में से निकाला 5, समझ गया। जी, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? और एम यहाँ पे हाँ, वैल्यू ली गई है एम है मास जीरो ऑफ पॉइंट इलेक्ट्रॉन। फाइव हाँ, एम है मास ऑफ ठीक है, इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई, थैंक यू सर। और ठीक है। हमें इस सवाल के अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है, वो है विड्थ ऑफ बॉक्स। तो अगर कि हमें विड्थ ऑफ बॉक्स, किसी को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ने सपोज याद ना आ रहा हो उस वक्त कि यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो वो फिर फार्मूला में नहीं पुट कर सकेगा। हम्म। तो और ये चीज़ें ना हाई लेवल पे भूल जाती हैं, क्योंकि 9th 10th की चीज़ें होती हैं। नहीं नहीं कोई नहीं, ये तो याद कर लूंगा ये वैल्यू जो है। तो या असल में तो मसला ये मैं समझ रहा कि जो सबसे पहली आपने हम्म, ई लिखी सबसे ऊपर पहले नंबर पे, इसमें शायद आपने पुट किया है, तो फिर इस वजह से असल में आपने जो नीचे निकाली ना एलसीएम, जी जी। तो समझ गया, ठीक है, थैंक यू। और आप अपनी बुक से भी देखना है कि टॉपिक वहां पर कैसे लिखा हुआ है, लेक्चर लिया फिर लेक्चर नोट्स आपको मिल गए, फिर आप अपनी बुक में देखना है कि कैसे लिखा हुआ है, तो उससे और बेहतर लर्निंग हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। एक मिनट इसे जरा सेव करें। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।